तो स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इट इज बेटर टू राइट ए कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर नोटेशन। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में हम लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस q1 q2 बी r1 एंड r2। उन्होंने माना कि दो चार्जेस हैं q1 और q2। एक चार्ज है q1, ये मान लीजिए यहाँ पर q1 रखा है, दिस इज अदर चार्जेस q2 फॉर डिस्टेंसेस r2 1 अपार्ट, और उनकी ओरिजिन से जो पोजीशन है, ओरिजिन ये मान लीजिए ये ओरिजिन है, उससे जो पोजीशन है एक q2 की r2 है, दैट इज r2 एंड दिस इज द r1। ओके, अब स्टूडेंट्स इन्होंने माना जो फोर्स है ऑन द Q2 चार्ज, तो कैसे राइट एज F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन द 1 चार्ज पार्टिकल इज F12। क्या लिख सकते हैं? F1 फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो इधर डिस्टेंस इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस एंड रिपेलिंग। ठीक है, ये चार्ज इनकी डायरेक्शन है। ओके, तो लिख सकते हैं F21 क्या है? फोर्स। F21 क्या लिखेंगे? फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन द टू पार्टिकल बाय द वन, एंड F12 इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू Q2। यही बताया गया है। वी डिनोट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 एंड द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F21। The 2 point charges Q1 Q2 have been numbered as 1 and 2 convenience, and the vector leading from 1 to 2, और जो वेक्टर है जो लीड कर रहा है from 1 and 2, 1 से कहाँ से? 1 से 2 से, उसको हमने क्या किया? R21। क्या नाम दिया? R21। क्या नाम दे रहे हैं हम उसको? R21। ओके, तो यहाँ फिगर से ही आप लोगों को दिख रहा होगा, फिगर से दिख रहा होगा कि F12 जो है, F12 क्या है? अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड वर्क कर रहा है, F21 राइट हैंड साइड कर रहा है। तो हम ये फिगर से R21 लिखे, तो R21 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? R21 राइट है, R21 क्या हो जाएगा? यहाँ से फिगर से R1 स्टार्ट कहाँ से हो रहा? R1 से, प्लस जा कहाँ रहे? 2 पर, तो R21 इक्वल टू R1। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं R21 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? R21 इक्वल टू, दैट इज R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? R2 माइनस R1। इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार R12 ये हम डिनोट करें इन द सेम वे द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। ये वेक्टर लीडिंग ये कर रहा है, यदि हम 1 to 2 लीडिंग लिखें वेक्टर यहाँ से इस डायरेक्शन में वाला जो वेक्टर है, तो उसको क्या लिखेंगे? R12। क्या लिख सकते हैं? R12 क्या लिख सकते हैं? R12 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो हम देख रहे हैं इन दोनों एक्सप्रेशन से R2 माइनस या R1 माइनस R2 ये वेक्टर ही है, सब डिस्टेंस को वेक्टर ले रहे हैं, तो दैट इज यहाँ पर हम लिख सकते हैं R12 इक्वल टू माइनस R21। तो इस प्रकार इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स R21 एंड R12 डिनोटेड R21 रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड में मॉड में लिख दे इन दोनों को, तो वैल्यू सेम हो जाएगी। अब द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर स्पेसिफाई ए यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन किससे शो करते हैं? आपको पता ही होगा, यूनिट वेक्टर से। तो इन दोनों का हम यूनिट वेक्टर R21 का R12 का यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करें, तो किस प्रकार हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन? यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए ये लिखा, यूनिट वेक्टर R21 इज द वेक्टर बटे मॉड, वेक्टर R21 बटे मॉड R21 मॉड में लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार यूनिट वेक्टर R12 क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R12 बटे मॉड R12। इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो फोर्स, अब हम लिखते हैं फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज फोर्स? यदि हम फोर्स लिखना चाहे तो फोर्स क्या लिखेंगे? ऑन द चार्ज Q2। तो इधर देखिए फोर्स कैसे लिखा जा सकता है? F इक्वल टू फोर्स ऑन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2 to 1 F21 क्या लिखेंगे? K जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, Q1 Q2 डिस्टेंस R स्क्वायर R21 का स्क्वायर R21 स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है? R21 यूनिट वेक्टर R21। इसी प्रकार F12 कैसे लिखेंगे आप लोग? F12 कैसे लिख सकते हैं? F12 इक्वल टू K Q1 Q2। अब R स्क्वायर R12 स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर जब होता है स्टूडेंट तो वो स्केलर हो जाता है, कोई भी क्वांटिटी जो है R स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? स्केलर, तो स्केलर फॉर्म होती है। तो या तो मैग्नीट्यूड में जब हो जाता है तो वो स्केलर होते हैं, तो इसलिए वो वेक्टर से R स्क्वायर 12 लिखिए या R स्क्वायर 21 लिखिए, वो वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर हम चाहे तो R स्क्वायर 12 लिखेंगे, R स्क्वायर 21 भी लिखें तो कोई फर्क नहीं, R12 लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर में दिए डायरेक्शन है, इसलिए इसमें क्या लिखने? 12 है तो F12 है। और हमने देखा यूनिट वेक्टर R21 की वैल्यू हम यदि रखें, हमने देखा यूनिट वेक्टर R12 इस पर माइनस R21। तो इस प्रकार इफ वी पुट 1 and 2 वैल्यू लिख लीजिए, इफ वी पुट values of unit vector R12 and R21, then we find that क्या हमको मिलेगा कि F21 F12 क्या है? अपोजिट है, दैट इज वी फाइंड दैट F21 इक्वल टू
इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस F12, that is okay, that is the forces will be same as but in opposite direction, equal and opposite forces acted on the same charges. तो ये फोर्स आ रहा है F1, इसी प्रकार F21 बराबर क्या लिखा, 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर टू 1 यूनिट वेक्टर R21। ओके, इतना समझ में आ गया, इतना आसान है। सम रिमार्क्स इक्वेशन 1.3 आर रिवीलेंट, ये इक्वेशन क्या रिवील कर रही है, क्या उजागर कर रही है, तो हम देखते हैं इक्वेशन 1.3 क्या उजागर कर रही है। इक्वेशन 1.3 इज वैलिड ओनली साइन ऑफ द Q1 Q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव इज वैलिड। Q1 Q2 आर द सेम सन ईदर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, F21 इज अलोंग R21 एंड F12 इज अलोंग द R12 which denotes the repulsion. It should be a like charges Q1 Q2 are opposite and F21 is along minus unit vector R21 या R12. Okay, we denotes the attraction as spect unlike charges, thus we do not have to write separate equations in case of like and unlike charges. Equation 1.3 takes care of the both cases in correctly, ये equation जो है दोनों cases में correct है। now second point क्या करना है, the force F12 on charge Q1 due to charge Q2 is obtained by the equation F1, इस equation से find किया जा सकता है on the charge equation। okay, F12 same as force F12 is 1/4 Q1 Q2 R square 12 यूनिट वेक्टर R12 माइनस F21। दिस इज, ये क्या दिखा रहा है कि जो ये फोर्स है दिस इज F12 इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, फाइंड किया F12 इक्वल टू माइनस F21 that is Coulomb's law agrees the Newton's third law, the Coulomb's law agrees the Newton's third law। Coulomb's जो लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से एग्री करता है। ओके, Coulomb's law gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum। The Coulomb's law क्या यहाँ पर दिख रहा है, the force between two charges Q1 and Q2 in the vacuum। यहाँ पर हमने permittivity of free space का epsilon naught यूज किया। Charges are placed in the matter of the intervening in space has matter, the situation gets complicated due to presence of the charge constituents of matter। यदि हम यहाँ पर charges are placed in the matter, ये charge क्या है, matter में place है, charge are placed in the matter, then it is a case of the complicated। We shall consider the electrostatic matter in the next chapter। और हम electrostatic जो है in matter पदार्थ में क्या रिलेशंस, आगे क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पर Coulomb's law of electrostatic force between two point charges and Newton's law in the gravitational force between two stationary point charges masses both have inverse square dependence, both inverse square dependence है and distance between them and charges and mass are directly proportional to the product। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए, दिस वाज डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और इनकी मैग्नीट्यूड्स को डिटरमाइन करिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर एन प्रोटॉन और टू प्रोटॉन्स के लिए। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स of their mutual attraction when they are one angstrom, मतलब 10 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है। आपको पता है कि प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 गुणे 10 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 गुणे 10 किलोग्राम। दैट इज इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच स्मॉलर वेट टू द कंपेयर टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं, हमको पता है कूलम्बियन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने पढ़ा, Fe बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या K की वैल्यू 1/4 नॉट E स्क्वायर अपन, चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही तो इलेक्ट्रॉन पर भी जो चार्ज होता है वो भी क्या होगा, सेम एज चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम होता है, दैट इज 1.6 गुणे 10 बस ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज माइनस ई एंड प्रोटॉन इज माइनस प्लस ई कर सकते हैं, दैट इज चार्ज इज सेम। तो ई क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन हमने रखा 1/4 नॉट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का ई, दूसरा प्रोटॉन माइनस ई इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का प्लस ई अपॉन आर इसका, इट इज दैट इज कैलकुलेट कर लेंगे। अब ग्रेविटेशन फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 में, एफ जी बराबर क्या होता है माइनस जी, अट्रैक्शन है इसलिए माइनस लगा दिया, एम पी एम ई एंड आर स्क्वायर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्शन में एम पी एफ ई। तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू को हमने रेशियो में किया, तो रेशियो क्या वेयर एम पी और ई की वैल्यू पुट कर एफ ई अपॉन एफ जी निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ ई अपॉन एफ जी जो हो जाएगा उसमें आर स्क्वायर डिस्टेंस को कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 4 जी एम पी एम ई आ जाएगा। अब वैल्यू इसको रख दीजिए, 1/4 की वैल्यू 10.9 पता ही होगी, और ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की 1.6 लिख लीजिए, 9 गुणे 10.9 और 1.6 गुणे 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी की वैल्यू 6.67 10 होती है, और मास ऑफ द प्रोटॉन पता ही आपको कितना होता है, हमने अभी बताया था 1.67 गुणे 10 किलोग्राम, एंड इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता है 9.1 गुणे 10 31 kg माइनस 31 kg। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 गुणे 10 39।
इसी प्रकार ऑन द सिमिलर द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स की जगह रख देना। तो यहाँ पर एम की बजाय एम हो जाएगा। ओके, और वैल्यू दो बार 9.1 की जगह क्या 1.67 गुणे 10 दो बार हो जाएगा, तो वैल्यू जो होगी 1.3 गुणे 10 आ जाएगी। ओके, क्योंकि नीचे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी प्रोटॉन की, तो 1.3 गुणे 10 आ गया। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट मेंशन दैट हियर द साइन ऑफ द टू फोर्सेस आर डिफरेंट। साइन ऑफ द टू फोर्सेस आर द क्या है डिफरेंट। फॉर टू प्रोटॉन्स द ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड कूलॉम फोर्स इज रिपल्सिव। कूलॉम फोर्स क्या होगा प्रोटॉन के लिए रिपल्सिव होगा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स प्रोटॉन के लिए ऑलवेज ये मास के टर्म में बात करें। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दीस फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ दीस फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब यदि हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर चूंकि क्या होगा कि दो प्रोटॉन रहते हैं, तो उनके बीच में भी फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स कैसा होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। तो ये यदि फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स और इतना हाइयर फोर्स है 10 के टर्म में आ रहा है, तो क्यों ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकल जाते बिटवीन द प्रोटॉन्स। डिस्टेंस बिटवीन और उनके डिस्टेंस के 10-15 मीटर और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो फोर्स F इज 230 न्यूटन। F इलेक्ट्रॉन का फोर्स 230, वेयर एज ग्रेविटेशन फोर्स -19 10 कहां माइनस का 34 यहां क्या 230 न्यूटन। द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस शो द इलेक्ट्रिक फोर्स आर इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन। इसका ये जो कंपेयर है ये यही बताता है। ये कंपेयर आपने देखा, इसका कंपेयर देखिए कि इसका 10 पावर Fe जो है, सॉरी ये जो Fe है वो क्या निकल रहा है Fe मॉड 10 पावर 1.3 गुणे 10 टाइम्स ऑफ Fg। मतलब यदि हम प्रोटॉन के फोर्स की बात में करें तो वो 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो इट इज़ वेरी मच हायर, कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच हायर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted by a proton on electron in same magnitude to the force exerted by electron and proton. However, the mass of an electron and proton are different, but the magnitude of the force क्या हो जाएगा ये 1/4 E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर निकाला। तो फोर्स R बराबर 10 मीटर स्क्वायर मतलब 1 एटम के बीच की डिस्टेंस के बीच में देखा तो 2.3 × 10⁻8 न्यूटन आ रहा है। ओके, यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma, F बराबर क्या होता है ma, उसे एक्सेलरेशन निकाल लिया, F को मास से डिवाइड कर दिया। मास क्या है हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 से किलो, तो 2.5 × 10.22 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आया। दैट इज इलेक्ट्रॉन जो है 10.22 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। ओके, एक्सेलरेटेड इन द एटम, यदि एटम में वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका यदि हम एक्सेलरेशन निकालें तो 10 की पावर 22 है। जबकि ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के अंदर में जो कोई चीज़ गिरे वो कितना होता है 9.8 पड़ा होगा। 10 मीटर ग्रेविटी के बीच की जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ ये 10 के करीब और ये 10.22 के करीब, 10⁻21 टाइम्स हायर है अंडर द एक्शन ऑफ द कूलम्ब फोर्स। तो यही सब चीजें समझाने का प्रयास कर रहा है कि अंडरगोज द वेरी लार्ज एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ द कूलम्ब फोर्स ड्यू टू ए प्रोटॉन। The motion of electron and its undergoes very large acceleration under the action of the Coulomb force due to a proton. The value of the acceleration of proton की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो प्रोटॉन से मास से डिवाइड करिए 1.6 × 10⁻27 से, तो ये वैल्यू आप जाए। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये वैल्यू कितनी 1.4 × 10⁻19 न्यूटन। मतलब प्रोटॉन एक्सेलरेट कर रहा है 10.19 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 10.22 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन हल्का है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और प्रोटॉन चूंकि भारी है तो कम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। लेकिन ग्रेविटी में आप लोगों ने फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में ये कोई जरूरी नहीं कि वो कितना मास है, वो उसका एक्सेलरेशन बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होता है। बॉडी जो अर्थ है वो सेम एक्सेलरेशन से बॉडी को खींचती है। लेकिन बट हियर वी सी दैट द एक्सेलरेशन आर डिफरेंट। एक्सेलरेशन क्या है देखो, आगे आते हैं एग्जांपल 1.5 पर। क्या कह रहा है एग्जांपल 1.5, ए चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड। एक चार्ज मेटल है वो इस नायलॉन थ्रेड से सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड, चार्ज मेटल, उस पर चार्ज क्या है 1 2 3 4 जो है। ओके, थ्रेड अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय इंसुलेटिंग, और इंसुलेटिंग में उससे हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, ये इंसुलेटिंग है, और इस पर मेटल का हैंडल थ्रू ए क्लोज ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस उनके बीच की होती है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ओके, कह रहा है कि एज शोन इन द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए नोटेड, रिजल्टिंग रिपल्सन जो है वो भी नोट कर लिया गया। शाइनिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ द शेडो ऑफ स्क्रीन स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड ऑन चार्ज स्फीयर सी एंड ए और बी को हमने क्या किया टच कराया है ऑन चार्ज स्फीयर सी, एक अनचार्ज स्फीयर सी है और एक ये सी वाला और एक अनचार्ज स्फीयर डी है। इन दोनों से हमने क्या करा दिया है, इसको टच करा दिया है। ओके, फिर टच कराने के बाद क्या हुआ कि ऐसे रिमूव बी क्लोजर टू है और फिर बी और ए को क्लोजर लाया गया। डिस्टेंस कितनी 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस अब कितनी 5 सेंटीमीटर दिया है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर between their centers. What is the expected repulsion A and B on the basis of the Coulomb law? Expected repulsion क्या होगा by the Coulomb law? Sphere A and C are sphere B and D have identical size. Ignore the size of A and B comparison to the separation between their centers. Okay, पॉइंट चार्ज की तरफ ट्रीट करिए, ये कहना चाहता है वो। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन में क्या है। फर्स्ट सिचुएशन में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो Q है वो Q जो मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं, इसको Q1 जो है वो क्या है 1 2 3 4 चाहें तो 4 Q है। यहाँ पर मान लेते Q2 जो है 2 Q है, दोनों का सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं 4Q। यहाँ पर फिर क्या जब टच करा दिया तो टच कराने पर इस पर कितना रह गया 2Q और इस पर कितना रह गया Q। अब हम दोनों सिचुएशन में निकाल लेते हैं फोर्स। यहाँ पर सिचुएशन में फोर्स कोलम्बियन फोर्स निकालते हैं F
एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा 4q मल्टीप्लिकेशन 2q अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 10 2 का पावर 4 दैट इज क्या हो जाएगा 8q स्क्वायर दैट इज 100 गुणित 10 पावर माइनस 2। फोर्स जो है वो न्यूटन में ही रहेगा क्योंकि हमने सब न्यूटन में रखा, कोई दिक्कत नहीं। ओके यहाँ पर इस कंडीशन में देख लेते थे, तो यहाँ पर एफ कितना निकलेगा सिचुएशन में आफ्टर टचिंग, बिफोर टचिंग और आफ्टर टचिंग, ये फिर तो क्या हो जाएगा के 2q क्रॉस q अपॉन डिस्टेंस कितनी रखी है उन्होंने 5, ओके 5 गुणित 10 पावर माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके तो कितना आ जाएगा के 2q स्क्वायर 5 5 25 गुणित 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 पावर माइनस 4। ओके अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ये 100 ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 4, तो ये 100 क्यू स्क्वायर 10 पावर 4 न्यूटन। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर भी स्टूडेंट देख लेंगे के वैल्यू यदि 4 से डिवाइड करें यहाँ पर तो ये 2.25 क्यू स्क्वायर 10 पावर 4, तो 2.25 के पॉइंट लगाएंगे, ये 0 तो 20 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 200/8 और ये भी क्या 0.08 गुणे 10 पावर 4 क्यू स्क्वायर, तो ये 10 पावर 4 क्यू स्क्वायर देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है सेम आ रही है, तो यफे जो है वो किसके वैल्यू के बराबर आ रहा है एफ बी के, तो एफ बी और एफ ए जो है वैल्यू क्या है सेम है, दैट इज सेम फोर्स से वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। देखते हैं क्या कर रहा है, लेटेस्ट ओरिजिनल चार्ज वैल्यू ऑफ स्फीयर एंड बी डिस्टेंस आर बिटवीन द सेंटर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक क्यू डैश अपॉन 4% आर स्क्वायर, और फिर जब टच करेंगे तो q/2 और q डैश अपॉन 2 हो गया और ये 1/4% आर स्क्वायर, तो नेट ये एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ के बराबर आ गया। इससे भी कर सकते थे हम, हमने 4q मान के कर लिया।